मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। व्यावसायिक अध्ययन की एक और सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे संगठन, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, भर्ती, नियुक्ति और चयन के बारे में। तो मेरे सभी बच्चों से अनुरोध है, अपने हेडफोन ऑन कर लीजिए, नोट्स बनाने शुरू कीजिए और 95% सीरीज में एक बार फिर हमारे साथ जुड़ जाइए। तो पहला प्रश्न बनता है, संगठन से क्या आशय है। पिछले 2 लेक्चर में मैं आपको प्रबंध का अर्थ और उसकी विशेषता तथा कार्यों के बारे में समझा चुका हूं, जिसे आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज का प्रश्न है, संगठन। उत्पादन के लिए हमें अनेक व्यक्तियों, अनेक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। उनकी नियुक्ति, उनके कार्य का विभाजन, उन पर निर्देशन, नियंत्रण, ये सभी कार्य प्रबंधक द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो अपने साथ आवश्यक व्यक्तियों को जोड़ना संगठन कहलाता है। अब संगठन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन, जब हम एक बड़े स्तर पर व्यवसाय की बात करते हैं, जहां पर बहुत सारे कर्मचारी होते हैं और उनके पद, उनके स्तर पहले से निर्धारित कर दिए जाते हैं, तो उसे औपचारिक संगठन कहा जाता है। नंबर 2, अनौपचारिक संगठन। ऐसा संगठन जिसमें कर्मचारियों के पदों को बांटा नहीं जाता, बल्कि सभी कर्मचारी समान रूप से एक साथ मिलकर कार्यरत रहते हैं, तो उसे अनौपचारिक संगठन कहते हैं। अब इसको जरा सरल शब्दों में समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पर यूनियन बनी होती है। यूनियन में कुछ पदाधिकारी होते हैं, उनके कार्य आपस में बटे हुए होते हैं। तथा एक छोटे स्तर पर अगर हम बात करें, तो वहां पर जो कर्मचारी होते हैं वो सभी समान अधिकार रखते हैं, अपनी बात रखने का हक रखते हैं। तो सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि अगर संगठन एक बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है, जहां पर यूनियन के पदाधिकारियों के अलग अलग पद बनाए गए हैं, कर्मचारियों को अलग अलग समूह में बांटा गया है, तो वो कहलाएगा औपचारिक संगठन। और जहां पर इस तरह से कार्य का विभाजन या पदों को विभाजन या नियुक्ति नहीं की गई है, तो वो कहलाएगा अनौपचारिक संगठन। अब दोनों ही स्तर पर कुछ लाभ हैं और कुछ दोष भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक संगठन के लाभ। कर्मचारियों को अपने अधिकारों तथा दायित्वों के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। कर्मचारियों को अपने पद के महत्व का पता होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में कोई भी कर्मचारी किसी के भी अधीनस्थ कार्य करने की इच्छा प्रकट नहीं करता, बल्कि सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। सभी अपनी बात स्वतंत्रतापूर्ण तरीके से रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं औपचारिक संगठन देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर सभी को अपने दायित्व और अधिकारों की जानकारी है, जबकि अनौपचारिक संगठन में इस चीज़ का अभाव पाया जाएगा। पर देखा जाए तो औपचारिक संगठन तभी संभव है जब हमारा कार्य बड़े स्तर पर किया जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा कर्मचारी हैं और उनके कार्यों को बांटा गया है। परंतु अगर हमारी संस्था छोटी है, तो कहीं ना कहीं हमें अनौपचारिक संगठन का ही पालन करना पड़ेगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। केंद्रीकरण का अर्थ आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी संस्था, किसी भी फर्म या किसी भी उद्योग में जब निर्णय लेने का अधिकार किसी विशेष व्यक्ति या कुछ विशेष व्यक्तियों के हाथों में होता है, तो उसे केंद्रीकरण योजना कहा जाता है। जबकि विकेंद्रीकरण में सभी व्यक्तियों के सलाह मशवरे, आपसी राय के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो यानी कि आप कह सकते हैं, अगर हमारी फर्म में किसी एक व्यक्ति का पूर्ण अधिकार है, तो वो केंद्रीय शक्ति के रूप में कार्य करेगा और जो वो कहेगा वही कार्य सभी को करना पड़ता है। तो ये तो हो गया केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण आप इस तरह समझ सकते हैं कि सब लोग मिलकर आपस में सलाह मशवरा करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। तो ये हो गया विकेंद्रीकरण। अब इन दोनों में क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं। तो सबसे पहले केंद्रीकरण के गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। अधिकार सत्ता कुछ विशेष हाथों में होना। नंबर 2, निर्णय लेने में शीघ्रता, पूर्ण अधिकार, पूर्ण स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता। तो ये कुछ गुण हैं जो केंद्रीकरण में पाए जाएंगे। मान लीजिए आप इसको इस तरह समझिए कि आपका एकाकी बिजनेस है, आप अकेले उसमें डिसीजन ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई देरी नहीं होगी, गोपनीयता बनी रहेगी। यानी जो
एकाकी व्यापार के गुण हैं, लगभग वही आप कह सकते हैं केंद्रीकरण में चल जाएंगे। नंबर 2 पर आते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में लाभ ये रहता है कि सभी का सहयोग प्राप्त होता है, कार्य का बंटवारा किया जा सकता है, निर्णय में गलती होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, पर कुछ बाधाएं भी हैं। विकेंद्रीकरण में निर्णय लेने में देरी हो जाती है, सभी लोग एक ही बात पर सहमत हो ऐसा होना बहुत कठिन हो जाता है, सभी की राय अलग अलग होने पर डिसीजन लिए नहीं जा सकते, और कहीं ना कहीं आपको जो स्वतंत्रता है उसका यहाँ पर अभाव प्राप्त प्रतीत होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने ही व्यवसाय में डिसीजन लेने का अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा, तो आपसी मतभेद हो सकते हैं। विकेंद्रीकरण में कार्य का कई बार देखा गया है कि बीच में ही बंटवारा हो जाता है व्यवसाय का, या फर्म टूट जाती है, क्योंकि कई बार कुछ लोग एक दूसरे के विचार से सहमत नहीं हो पाते। अगले प्रश्न पर आते हैं, यदि देखा जाए तो व्यावसायिक संगठन बनाने से हमें क्या क्या लाभ हैं, या संगठन को तैयार करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले है कार्य की पहचान और कार्य का विभाजन। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके कर्मचारी आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करें, अपने कार्य को भलीभांति संपन्न करें, तो कहीं ना कहीं आपको उनके कार्यों का बंटवारा करना होगा। कर्मचारी को पता होना चाहिए मुझे क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना है। नंबर 2 विभागीकरण। अगर आपका व्यवसाय बड़े स्तर पर कार्यरत है तो आपको अलग अलग विभाग स्थापित कर देने चाहिए, जिससे कि प्रत्येक विभाग से होने वाली लाभ हानि, उसके क्रय विक्रय, उसके कंपैरेटिवली हम तैयार कर सकें कि भाई व्यापार हमारा तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कौन सा विभाग हमारे लाभदायक है और कौन सा ऐसा है जिसमें पूंजी तो अधिक लगी है परंतु इतना लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा। नंबर 3 कर्तव्यों का निर्धारण। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को तभी भलीभांति कर सकता है जब उसे कुछ अधिकार तथा उसके दायित्वों को भलीभांति समझा दिया जाए। तो प्रबंधक का यह दायित्व होता है कि वह अपने कर्मचारियों के कार्य का बंटवारा करे, उन्हें समय समय पर निर्देशित करें और कहीं ना कहीं उन्हें अभिप्रेरित यानी अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता रहे। तो एक संगठन के लिए यह आवश्यक है कि जो प्रबंध है वो बहुत ही समझबूझ के साथ अपने कर्मचारियों के साथ संबंध स्थापित रखे, जिससे कि व्यवसाय में लाभ भी प्राप्त होता रहे और कर्मचारियों को संतुष्टि भी प्राप्त होती रहे। इसकी बात है लेसन नंबर 5 है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण क्या है? हमने एक व्यवसाय आरंभ किया, व्यवसाय के लिए अब हमें कर्मचारियों की या कहें योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो योग्य कर्मचारियों के लिए हम सबसे पहले भर्ती आरंभ करते हैं। हम विज्ञापन करते हैं या फिर किसी एजेंट के माध्यम से कहते हैं कि भाई हमें इस तरह के वर्कर चाहिए और आप हमें उपलब्ध करवा दीजिए। तो भर्ती के दौरान हम कर्मचारियों को यानी भावी कर्मचारियों को मिलने के लिए बुलाते हैं। फिर उनमें से जो हमें योग्य प्रतीत होते हैं, जो हमें लगता है कि जिनके साथ कार्य करना हमारे लिए सुगम रहेगा, उनका हम चयन कर लेते हैं। इसके बाद जो चयन किए गए कर्मचारी हैं उनको उनकी योग्यता के आधार पर कार्य प्रदान करना नियुक्तिकरण कहलाता है। तो मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ गए होंगे कि हमने कोई काम शुरू किया है, सबसे पहले हमने कर्मचारियों को अपने पास बुलाया, भर्ती कहलाएगी। उस भर्ती में से हमने कुछ व्यक्तियों को सेलेक्ट किया जो हमें लगा हमारे साथ कार्य करने में उचित हैं, तो उनका तो चयन हो गया। इसके बाद चयन किए गए व्यक्तियों को या कर्मचारियों को हम उनका कार्य समझाएंगे, उन्हें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे और फिर उन्हें ये बताएंगे कि आपने क्या कार्य संभालना है। तो यही नियुक्तिकरण कहलाता है। अब एक नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में क्या क्या खास बात होनी चाहिए? सबसे पहले उद्देश्य के अनुरूप। सबसे पहले हमें अपने कार्य का उद्देश्य देख लेना चाहिए कि हमें किस तरह के कर्मचारी चाहिए, किस कैपेसिटी के चाहिए, क्या उनकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और क्या उनकी व्यक्तिगत गुणों का भी होना अनिवार्य है या ऐसे भी काम चल सकता है। तो यानी कि नियुक्ति में सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे।
नंबर 2, उपलब्धता। कई बार जिस तरह के कर्मचारी हमें चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते, तो ऐसे में हम कहीं ना कहीं जो कर्मचारी उपलब्ध हैं उनसे ही अपना कार्य निकलवाने का प्रयास करेंगे। जो काम हम करवाना चाह रहे हैं अगर उन्हें वो कार्य नहीं आता तो कहीं ना कहीं हमें उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब क्या है, परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने प्लान में, अपने कार्य में परिवर्तन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि केवल लक्ष्य के लिए ही काम नहीं चल सकता, उसके अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हमें समय समय पर उसमें बदलाव भी करने आवश्यक होते हैं। इसी में एक छोटा सा प्रश्न बन जाता है कि भर्ती और चयन में क्या अंतर है। भर्ती, जब हमने कोई कार्य शुरू किया और हम कर्मचारियों को कार्य करने के लिए उनके आवेदन आमंत्रित करते हैं, यानी उनसे जब मिलते हैं, तो इस प्रक्रिया को भर्ती कहा जाएगा। अब भर्ती के बाद हम उन्हें अपना कार्य समझाते हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी ऐसे होंगे जो अपनी ही इच्छा से कार्य करना नहीं चाहेंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो हमें लगेगा कि हमारे कार्य के अनुरूप कार्य नहीं कर पाएंगे, तो उनको हम मना कर देंगे। और जिन कर्मचारियों के साथ हम भविष्य में कार्य करने के लिए अपने आप को सहज प्रतीत करेंगे, हमें लगेगा इनके साथ सरलता से कार्य किया जा सकता है, तो हम उनको क्या करेंगे, चयन कर लेंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि भर्ती एक प्रारंभिक स्तर है, जबकि चयन एक नियुक्तिकरण से पहला स्टेप है, जिसमें हमने चयनित कर लिए कि हम किन व्यक्तियों के साथ कार्य करना चाहते हैं। तो मुझे आशा है कि इस छोटे से वीडियो लेक्चर में मैंने आपको नियुक्ति तथा संगठन के बारे में समझाने का प्रयास किया था, और मुझे लगता है मैं उसमें सफल भी रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 1 2 3 लॉ क्लासेस विद कबीर लाइव क्लासेस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा कोचिंग महाराज सिंह कॉलेज के बराबर में ऊपरी मंजिल माधवनगर, सहारनपुर में स्थित है। कबीर क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस। थैंक यू।